नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। हम इस वीडियो लेक्चर में एबोलिशन ऑफ स्लेवरी देखने वाले हैं। हमारा टॉपिक का नाम है। आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबियन रेजिम वाज एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज़। ठीक है, यदि हम सोशल रिफॉर्म देखें, सबसे इम्पोर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म देखें हम, ठीक है, तो जैकोबिन के समय पे तो हमको देखने को मिलेगा कि जो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ वहाँ पर फ्रेंच की जो कॉलोनीज़ थी, कॉलोनीज़ क्या होती हैं, जैसे कि इंडिया क्या था, कॉलोनी था। इंडिया क्या था, कॉलोनी था। किसकी कॉलोनी था? यूके की। वैसे ही फ्रेंच की भी जो कॉलोनीज़ थी, ठीक है, वहाँ से जो है स्लेवरी का एबोलिशन होना, ठीक है, वो हमको देखने को मिलता है। एक सबसे मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म हमको देखने को मिलता है। द कॉलोनीज़ इन द कैरेबियन, ठीक है, यदि हम कॉलोनीज़ की बात करें जो कि कैरेबियन में पाई जाती हैं, जैसे कि हो गई मार्टिनिक, ग्वाडेलोप, सेंट डोमिंगो, ठीक है, वेयर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिको, शुगर एंड कॉफ़ी। ठीक है, यदि हम बात करें मार्टिनिक, ग्वाडेलोप, सेंट डोमिंगो की यदि हम बात करें तो ये थी क्या थी, कॉलोनीज़ थी। और यहाँ से ही और ये इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थी। ये जो कॉलोनीज़ थी ये इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थी। जैसे कि बात करें यहाँ से जो है टोबैको, इंडिगो मतलब नील, जो आप कपड़ों में लगाते हैं वो नील, और शुगर, ठीक है, शक्कर, और ये कॉफ़ी यहाँ से क्या है, यहाँ से सप्लाई होती थी इन सब चीज़ों की, ठीक है, इन कॉलोनीज़ से, ठीक है, जो कि फ्रेंच की कॉलोनीज़ थी। ठीक है, बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टिंक्ट एंड अनफेमिलियर लैंड्स मीन्ट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। ठीक है, यदि हम बात करें यूरोपियन, मतलब वो क्या थे, यूरोपियन जो यूरोपियंस थे, अधिकतर वो क्या, उनकी इच्छा नहीं होती थी ऐसी डिस्टिंक्ट या अपरिचित या फिर अनफेमिलियर, जो कि फैमिलियर लैंड हो, ठीक है, किसी दूसरे देश में जाकर, ठीक है, वहाँ झिझकते थे वो। मन ही मन में क्या, जो यूरोपियंस थे ना, वो झिझकते थे कि दूसरे देश पर जाकर वहाँ पे जो काम किया जाए, ठीक है, काम किया जाए। ये इनकी झिझक का कारण, मेन कारण क्या था कि उनके पास क्या थी, शॉर्टेज ऑफ लेबर थी। ठीक है, उनके पास क्या थी, शॉर्टेज ऑफ लेबर थी। ठीक है, ऑन द प्लांटेशन, ठीक है, उनके पास लेबर नहीं थी। ठीक है, इसलिए उनकी वो जो थे थोड़े बहुत झिझकते थे, ठीक है, किसी डिस्टिंक्ट या फिर अनफेमिलियर लैंड पर जाकर जो है वर्क करने से। ठीक, सो दिस वाज मीट बाय a triangular slave trade between यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका। ठीक है, तो ये जो स्लेव की कमी थी ये कब पूरी हुई? ये कमी पूरी हुई जब ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलाया गया, ठीक है, बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका। द स्लेव ट्रेड बिगैन इन द 17th सेंचुरी। द स्लेव ट्रेड कब स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ? 17th सेंचुरी में हमको ये जो है देखने को मिलता है। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ Bordeaux and Nantes to the African coast where they bought slave for local chieftains। ठीक है, मर्चेंट्स, फ्रेंच जो मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे, वो वहाँ से जो है वो सेल करते थे, सेल पोर्ट्स टू द बोर्डे एंड नानते टू द अफ्रीकन कोस्ट, ठीक है, वेयर दे बोट स्लेव्स फॉर लोकल चिप्सेंस। ठीक है, मतलब वो क्या करते थे, जो बोर्डे और नानते, ठीक है, जो आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये आपको पोर्ट देखने को मिलेंगे कहाँ, फ्रांस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो है वेस्टर्न फ्रांस में आपको ये दो पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। वहाँ से जो है वो जाते थे, ठीक है, वहाँ से जो जाते थे वो सेल करते थे कहाँ पे, वहाँ से जाकर वो कहाँ जाते थे, अफ्रीका, जो अफ्रीकन कोस्ट है वहाँ पर जाते थे, और वहाँ से वहाँ के जो लोकल चिफ्टेंस हैं उनसे जो है स्लेव्स को खरीदते थे। ठीक है, लोकल चिफ्टेंस मतलब सरदार, और मर्चेंट्स मतलब वो, मर्चेंट्स का अच्छा मीनिंग देखें तो पर्सन हुज जॉब इज़ टू बाय एंड सेल गुड्स। ठीक है, मतलब मर्चेंट मतलब वो कि जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है को ख़रीदता है और बेचता है, उसे हम मर्चेंट कहते हैं। ठीक है, वो भी लार्ज अमाउंट में, वो भी लार्ज अमाउंट में, यदि कोई व्यक्ति है मर्चेंट्स, वो होगा जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदता है और बेचता है, वो भी लार्ज अमाउंट में। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट को उसे हम क्या कहते हैं, मर्चेंट्स कहते हैं। तो वो क्या करते थे, जो बोर्डे और नानते की से जो है अफ्रीकन कोस्ट पर जाते थे, और वहाँ के जो अफ्रीकन कोस्ट पर जो लोकल चिफ्टेंस देखने को मिलेंगे उनसे जो है स्लेव्स खरीदते थे। ठीक है, ओके। ब्रांडेड एंड शेकल द स्लेव्स वेयर packed tightly into ships for 3 months long voyage across the
एटलांटिक टू द कैरेबियन। मतलब क्या करते थे, अब जो स्लेव्स को जो खरीदते थे उनके उनके शरीर पर जो है निशान दाग देते, ठीक है, कुछ गर्म कर कर जो है निशान दाग देना, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रांडेड एंड शेकल्ड, मतलब उनको जंजीरों से बांध दिया जाता था। ये यानी कि निशान दाग कर और जंजीरों से बांधने के बाद वो जो स्लेव्स थे उनको टाइटली पिक जो है एक जो शिप है, ठीक है, वॉयेज है, उसके अंदर जो है उनको पूरी तरीके से धंस दिया जाता था, ठीक है, और अक्रॉस दी अटलांटिक ओशन। अब क्या है, अफ्रीका की जो कोस्ट पर है, ठीक है, अफ्रीका की कोस्ट से वो जाकर और जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं वहाँ पर जाकर उनको ले जाया जाता था, ठीक है, इस तरीके से जो है ले जाया जाता था। 3 मंथ की ये जर्नी रहती थी उनकी, ठीक है, 3 मंथ्स। देयर दे वे आर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर्स, ठीक है, और वहाँ पर जो स्लेव्स हैं उनको प्लांटेशन जो ऑनर्स हैं उनको जो कैरिबियन में देखे को कैरिबियन कॉलोनीज़ में देखने को मिलेंगे, उनको जो है सोल्ड कर दिया जाता, बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो, ठीक है, जो स्लेव्स जो हैं, ठीक है, स्लेव्स के कारण ही पॉसिबल हो पाया कि जो ग्रोइंग डिमांड बढ़ रही थी यूरोप में, ठीक है, यूरोपियन मार्केट में देखने को मिले, तो शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की, ठीक है, ये तभी मीट हो पाई जब स्लेव लेबर के द्वारा ये सब क्या पूरी हो पाई। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्दे एंड नानते ऑन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। जब ये जो पोर्ट देखने को मिल रहा है, पोर्ट सिटीज़ देखने को मिल रही हैं, बोर्दे एंड नानते, ठीक है, ये जब यहाँ पर जो है स्लेव ट्रेड फ्लरिश हुआ, अच्छी तरीके से फ्लरिश हुआ यहाँ पर स्लेव ट्रेड, तब जाकर क्या है यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई थी कि ये आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा सक्षम हुआ। ये 2 सिटीज़ आपको देखने को मिल रही हैं, पोर्ट सिटीज़ वो। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी एंड फ्रांस, ठीक है, यदि हम देखें तो 18th सेंचुरी में हमको लिटिल क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है स्लेव का फ्रांस में, ठीक है। The National Assembly had long debates about whether the rights of men should be extended to all French subjects, including those in the colonies, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नेशनल असेंबली में बहुत दिनों तक जो है डिबेट चली कि जो राइट्स जो है फ्रांस के लोगों को दिए जा रहे हैं उनमें उन कॉलोनीज़ जो कि फ्रांस की कॉलोनीज़ हैं उनको भी जो है मिला लिया जाए, मतलब जो फ्रांस में जो लोग रह रहे हैं, जो फ्रांस की कॉलोनीज़ हैं, उनको भी वो राइट्स दिए जाएँ जो कि फ्रांस के जो लोगों को दिए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, पर उन्होंने इस प्रकार का कोई भी लॉ पास नहीं किया। फियरिंग अपोजिशन फॉर बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड्स ऑन द स्लेव ट्रेड, ठीक है, क्यों पास नहीं किया इस प्रकार का लॉ, क्योंकि जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जो बिजनेसमैन है उनके डर से जो है जो नेशनल असेंबली ने कभी भी इस प्रकार का जो है लॉ पास नहीं किया, क्योंकि बिजनेसमैन का जो इनकम थी वो पूरी स्लेव ट्रेड पर ही डिपेंड थी, ठीक है। इट वॉज Finally, the convention, which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि फाइनली यदि हम देखें तो एक कन्वेंशन आया 1794 में, ठीक है, जिसने क्या कर दिया, जो फ्रेंच की जो ओवरसीज़ पोजीशंस थी, ठीक है, कॉलोनीज़ थी, वहाँ से जो है स्लेव को फ्रीडम मिल गया, ठीक है, मुक्त हो गए वो। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर 10 ईयर लेटर, ठीक है, मतलब यदि हम देखें तो ये कुछ समय तक के लिए हमको देखने को मिलता है। 10 साल बाद जब नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, ठीक है, 10 साल बाद यदि हम देखें तो नेपोलियन ने फिर से जो है स्लेवरी को जो है री इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर से जो है फ्रांस में उनको स्लेवरी देखने को मिलेगी, ठीक है, ओके। Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negro, ठीक है, in pursuit of their economic activities। जो प्लांटेशन ओनर्स थे, ठीक है, वो अब उनने क्या कर लिया, उन्होंने इंक्लूड कर दिया कि जो अफ्रीकन जो नेग्रो जो लोग थे उनको भी अपने जो है अंदर इंक्लूड कर लिया, मतलब उनको भी क्या इंस्लेव करने, उनको भी जो है दास बनाने लगे, उनको भी जो है स्लेव बनाने लगे, ठीक है, जो अफ्रीकन नेग्रोज हैं, ठीक है, उनको, ताकि उनकी क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और अच्छे से चले, ठीक है। स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1884। अंत में जो यदि हम देखें तो फ्रेंच कॉलोनीज़ में जो है 1848 में जो है आपको जो है एबोलिश पूरी तरीके से जो है स्लेवरी का जो है एबोलिश देखने को मिलेगा फ्रेंच की कॉलोनीज़ में, ठीक है। यदि आप देखें यहाँ पर एक वर्ड है नेग्रो, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है जिसका क्या प्रोनाउंसिएशन क्या है, नीग्रो, तो उसका वो क्या है, ए टर्म यूज फॉर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका
साउथ ऑफ द सहारा। यदि आप अफ्रीका को देखें तो साउथ ऑफ द सहारा है, सहारा जो डेजर्ट है, सहारा एरिया आपको देखने को मिलेगा, जो उसका साउथर्न पार्ट है, वहाँ पर ये रहने वाले इंडिजीनियस पीपल आपको देखने को मिलेंगे। इट इज़ अ डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज़ एनी लॉन्गर, मतलब कि ये क्या अपमानजनक टर्म है, मतलब उन लोगों को एक तरीके से अपमानजनक रूप में जो है बुलाने वाला टर्म है, पर ये जो है आपको आज के समय में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या निग्रो, निग्रो जो टर्म था वो अफ्रीकन, जो सहारा रीजन में रहने वाले जो अफ्रीकन जो लोग थे, ठीक है, इंडिजिनियस पीपल थे, उनके लिए यूज़ किया जाता था, पर अब ये यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। कैन पॉलिटिक्स कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। ठीक है, क्या पॉलिटिक्स जो है, क्या राजनीति जो है वो बदल सकती है कि जो लोग जो कपड़े पहनते हैं वो, और जो वो लैंग्वेज स्पीक बोलते हैं वो, या फिर जो वो बुक पढ़ते हैं वो, क्या उनको वो बदल सकती है राजनीति? द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सो मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, यदि हम देखें 1789 के बाद जो जितने भी ईयर्स हमको देखने को मिलते हैं फ्रांस में, वो उन्होंने क्या बहुत सारे चेंजेस लेकर आए लोगों की लाइफ में, वो मैन हो या वीमेन हो या चिल्ड्रन हो। ठीक है, द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्व्स to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice। तो क्या है, जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उसने क्या कोशिश की कि इस तरीके के लॉज लाए जाएं ताकि जो लोग हैं वो अपनी एवरीडे लाइफ में जो लिबर्टी और जो इक्वलिटी से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस है उनको उतारें। ठीक है, इस टाइप से। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship। ठीक है, यदि हम सबसे इम्पोर्टेंट लॉ देखें, ठीक है, जिसने इफेक्ट डाला, ठीक है, वो जो कि कब देखने को मिलता है, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिले, जब बेस्टिले का स्टॉर्मिंग हुआ, ठीक है, कब, समर 1789 में। ठीक है, उसने क्या कर दिया, जो सेंसरशिप थी उसको एबोलिश कर दिया। सेंसरशिप मतलब अभी हम देखते हैं इसको, सेंसरशिप आप समझ जाएंगे। ठीक है, इन दी ओल्ड रेजिम क्या होता था, ऑल रिटर्न मटेरियल्स एंड द कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे कि क्या हुआ, बुक्स हुए, न्यूज़पेपर, प्लेस could be published or the performed only after they had been approved by the censors of the king। ठीक है, बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग, मतलब कि क्या है कि जितने भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, यदि ओल्ड रेजिम में देखें तो जितने भी रिटर्न मटेरियल्स या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है, जैसे कि बुक हुआ, न्यूज़पेपर हुए, प्लेज हुए, ठीक है, वो तभी छपेंगी या फिर तभी परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, कल्चरल एक्टिविटी तभी परफॉर्म किए जाएंगे जब तक कि किंग के द्वारा उसके ऊपर जो है, मतलब जब तक उनको किंग जो है, यदि सिंपल लैंग्वेज में देखें, जब तक कि किंग उनको देख परख नहीं लेता। ठीक है, तो सेंसरशिप मतलब जब तक किंग नहीं चाहेगा वो सब चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, ये मतलब किंग इसलिए देखेगा क्योंकि कहीं किंग के अगेंस्ट में तो नहीं है वो। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या किंग को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा है, इसलिए जो है कि वो सेंसरशिप कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेंसरशिप। मतलब सेंसरशिप फ्री हो जाना, मतलब अब क्या है, मीडिया का फ्री हो जाना। आप किसी भी प्रकार के जो है, आप जो आप बुक छाप सकते हो, न्यूज़पेपर, ठीक, किसी को भी आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो यदि आपको गलत लग रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट को भी कर सकते हो। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस टू बी अ नेचुरल राइट्स। ठीक है, यदि हम देखें जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था, वो क्या प्रोक्लेम करता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जो लोगों को क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, वो फ्रीडम हो चुकी, उनको फ्रीडम मिल चुका है, अब वो आज़ाद हो चुके हैं, और क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब अब वो अपने जो भी व्यूज़ हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब वो उनके मन में जो भी है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो वो न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, किसी भी थ्रू, वो किसी भी चीज़ के थ्रू वो क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को। ठीक है, newspaper, pamphlets, books and the printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly in the countryside। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यदि आप देखें कि जो प्रिंटेड पिक्चर्स थी, ठीक है, बुक्स हैं, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर, ये देखने को मिलेंगे। ये जो चीज़ थी वो धीरे धीरे क्या हुआ, जो टाउन्स से जो है धीरे धीरे जो है कंट्री साइड है, मतलब कि जो गांव का इलाका है, जो विलेज है, ठीक है, वहाँ तक भी जो है आपको देखने को जाते हुए मिलेंगे। ठीक है, वहाँ तक भी जो है इनकी पहुँच होने लगी। ठीक है,
मतलब पैम्पलेट न्यूज़पेपर ये वहाँ तक भी जो है ट्रेवल्ड होने लगे, मतलब वहाँ तक भी पहुँचने लगे अब, ठीक है, विलेजेस में, सिटीज़ से विलेजेस में। ओके, दे आर डिस्क्राइब्ड, ठीक है, ये क्या, दे आर डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस, ठीक है। इनके अंदर क्या होता था, ये न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स और जो प्रिंटेड पिक्चर्स थी, इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, जो कुछ भी फ्रांस में चल रहा था, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो हमको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आप आपके व्यूज़ को पूरी तरीके से जो है एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। ईच साइड सोट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स अपोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, ठीक है। एक जो साइड है वो दूसरे के जो व्यूज़ है उनको समझ सकती है, या फिर दूसरे के जो व्यूज़ है उनको बता सकती है कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। इस तरीके से आप अपोजिशन में खड़े होकर जो अपोजिशन में किसी दूसरी साइड को क्या क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो, ये कहने का मतलब है, ठीक है, ठीक है। प्लेस, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, जो प्लेस थे, जो गाने थे, जो फेस्टिवल प्रोसेशंस थे, ठीक है, वो अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उन्होंने क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को जो है अट्रैक्ट किया, ठीक है। अब क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो चुका है, तो अब ये जो है प्लेस हुए, सॉन्ग्स हुए, ये सब जो है लोगों को आज़ादी मिल गई है, तो वो अब कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं वो अब क्या है, आकर्षित हुए और वो इकट्ठे होने लगे प्लेस को देखने के लिए, गानों को सुनने के लिए, और जो फेस्टिव प्रोसेशन है उनको देखने के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ों में वो क्या इंक्लूड होने लगे, ठीक है। अब लोग, this was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only a handful or educated people could read। मतलब कि यदि आप देखें जो प्लेज और सॉन्ग्स और जो फेस्टिव प्रोसेशंस हैं, ठीक है, ये इस तरीके के जो नए आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, जो लिबर्टी और जस्टिस से, मतलब कि क्या है, जो लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम। अब आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी आप किसी को भी जो है कहीं भी आना जाना, आपका किसी भी प्रकार का जो है अब जो है फ्रीडम हो, आपको आज़ादी मिल चुकी है, ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और लिबर्टी से रिलेटेड या जस्टिस से रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जो थे वो लिखते थे, मतलब कहने का मतलब जो है कि जो भी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जो लिखते थे अपने टेक्स्ट में, जो कि बहुत बड़े लेंथियस टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, जिन्हें जो एजुकेटेड लोग हैं वही पढ़ पाते थे। पर अब जो आपको ये एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं, जैसे कि प्लेज हुए, सॉन्ग्स हुए, फेस्टिवल, अब इनके माध्यम से जो वो लोग वह सोसाइटी फ्रांस की जो कि नहीं लिख पढ़ पाती, ठीक है, तो वो भी क्या है, समझने लगे इन तरीके के इन आइडियाज़ को जो कि लिबर्टी और जस्टिस से रिलेटेड थे, जो कि पॉलिटिकल फिलोसोफर जो अभी तक सिर्फ बुक में छापते हुए आए थे, अब उनको जो है प्लेस के थ्रू या फिर सॉन्ग्स के थ्रू जो है लोग समझने लगे, ठीक है, समझ में आया, ओके। आगे चलते हैं। अब हम क्या देखते हैं, कंक्लूजन। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family। मतलब क्या हुआ, यदि हम देखें तो 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्टे है वो अपने आप को क्राउन घोषित कर देता है, ठीक है, और ही सेट आउट द कॉन्करिंग, और उसने क्या कर दिया, उसी के साथ जैसे ही वो फ्रांस का एम्परर बनता है वैसे ही वो क्या करता है, जो दूसरी यूरोपियन जो कंट्रीज़ है उनको भी जो है कॉन्कर करना चालू कर देता है, और क्या और डेस्पोजिंग डायनेस्टी और जो डायनेस्टीज़ थी उनको हटाकर और क्या अपने जो नए किंगडम को वो क्रिएट करता है, और उन किंगडम्स में जो अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको जो है प्लेस कर देता है, ठीक है। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज एन मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप, ठीक है। नेपोलियन जो है अपने आप को एक मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप समझता था, मतलब उसने यूरोप को जो है मॉडर्नाइज़ किया है, वो अपने आप को खुद ऐसा समझता था। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। मतलब उसने बहुत सारे लॉज लेकर आए, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या फिर एक समान मतलब डेसिमल सिस्टम पर आधारित, ठीक है, जो वेट्स एंड मेज़र हो, मतलब इक्वल वेट्स एंड मेज़र होंगे पूरी कंट्री में, जो है इक्वल वेट्स, मतलब 5 किलो है जो है यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, जो वेट 5 किलो का जो है यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, वो दूसरी कंट्री हो या फिर जो भी फ्रांस का दूसरा पार्ट है वहाँ पे भी 5 किलो इतना ही माना जाएगा, इक्वल क्वांटिटी मानी जाएगी। मतलब ठीक समझ में आ रहा है, इस टाइप से। पहले क्या होता था कि 5 किलो, मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ छोटा सा टुकड़ा ये 5 किलो मान लिया, कुछ और मेज़र, और कहीं पर इतना ज़्यादा 5 किलो लिया जा रहा है, ठीक है, मतलब क्वांटिटी जो थी वो कम देखने को मिल रही, अलग अलग मेज़र्स थे,
ठीक है, वेट्स से रिलेटेड। ये अब ये क्या इक्वल सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु कुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, ठीक है। बहुत से जो लोग थे वो ऐसा देखते थे कि जो नेपोलियन है वो उनके लिए क्या आज़ादी लेकर आएगा, ठीक है, जो आज़ादी लेकर आएगा, ठीक है, फ्रीडम लेकर आएगा फॉर द पीपल। बट soon the Napoleon armies kept to be viewed everywhere as an invading force, ठीक है। जब देखा कि जो नेपोलियन की आर्मी है वो हर कहीं भी जो है इन्वेड कर रही है, उनकी जो फोर्स है वो कहीं भी जाकर इन्वेड कर देती है, ठीक है। तो उसके बाद जो ये विचारधारा जो बदलने लगी और फाइनली फिर क्या देखने को मिलता है, जो वाटरलू है इन 1815 में 1815 में जो है देखने को मिलता है कि जो है नेपोलियन की जो है डिफीट हो जाता है, ठीक है। 1815 में जो है नेपोलियन फाइनली डिफीट हो जाता है वाटरलू में। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरिड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। मतलब कि जो भी मेजर्स लेकर आए थे, ठीक है, जो भी वो मेज़र लेकर आया था, ठीक है, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ जैसे कि लिबर्टी से रिलेटेड या फिर मॉडर्न लॉज लेकर आया था वो जो अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप या फिर हम फ्रांस में भी देखें तो वो हमको बाद में देखने को पता चलता है जब नेपोलियन की जो डेथ है उसके काफ़ी दिनों बाद हमको देखने को मिलता है उनका इम्पैक्ट, ठीक है, उनका इम्पैक्ट जो कि उसके मेजर्स थे, जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे लिबर्टी या फिर मॉडर्न लॉज से रिलेटेड, वो जो आइडियाज़ थे वो हमको उसकी डेथ के काफ़ी दिनों बाद जो है देखने को मिलता है उनका इम्पैक्ट्स, ठीक है। ये कहने का मतलब है The idea of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution, ठीक है। यदि आप देखें आइडिया ऑफ लिबर्टी देखें या फिर डेमोक्रेटिक राइट्स देखें जो कि क्या है अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी बन चुके थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, ठीक है। लेगेसी मतलब ये है कि अब ये जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन यदि जाना जाएगा तो जाना जाएगा कि जो आइडियाज़ दे दिए किसने, आइडियाज़ यदि निकल कर आए लिबर्टी से या फिर डेमोक्रेटिक राइट से रिलेटेड तो वो कहाँ से निकल कर आए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड निकल कर आए, ठीक है। ऐसा करने के बाद दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ठीक है। ये क्या है फैलने लगे फ्रांस से जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं 19th सेंचुरी में, वहाँ पर भी क्या है फ्यूडल सिस्टम जो है वहाँ पर भी एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि अब जो आइडियाज़ हैं वो फैलने लगे, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो फ्रांस के जो आइडियाज़ थे वो दूसरी कंट्रीज़ में फैले, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है दूसरी कंट्रीज़ में भी जो है इम्पैक्ट देखने को मिला उसके जो आइडियाज़ हैं, ठीक है। किससे रिलेटेड, लिबर्टी से रिलेटेड हो या फिर डेमोक्रेटिक राइट से रिलेटेड हो, ये जो आइडियाज़ अब दूसरी कंट्रीज़ में भी फैलने लगे। जहाँ पर भी क्या हुआ फ्यूडल सिस्टम पूरी तरीके से एबोलिश हुआ। कॉलोनाइज पीपल रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। मतलब क्या है जो कॉलोनाइज पीपल थे या फिर हम जैसे कि इंडिया की बात करें जो कॉलोनियल कंट्री थी वहाँ के जो लोग हैं वो भी क्या है जागरूक हुए, ठीक है। उन्होंने भी मूवमेंट्स किए, ठीक है। उन्होंने भी क्या करा एक सॉवरेन नेशन स्टेट बनाया, ठीक है, जैसे कि इंडिया है तो और बहुत सी और दूसरी जो कॉलोनीज़ थी, ठीक है, वो भी क्या जो बॉन्डेज थी पहले जो बॉन्डेज थी किसी दूसरी कंट्री के अंडर में आती थी वो भी क्या है अब आज़ाद होती हुई नज़र आने लगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में, ठीक है। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया कमिंग फ्रॉम द फ्रांस रिवॉल्यूशनरी फ्रांस, ठीक है। मतलब कि आप देखें फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ वहाँ से जो भी आइडियाज़ हमको निकलते हुए नज़र आते हैं तो उन पर यदि किसी ने रिस्पॉन्ड किया है तो वो कौन थे, टीपू सुल्तान थे और राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पर जो है कंक्लूड होता है। यदि आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की जो भी क्वेरीज़ हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।